हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का पार्ट 3 है ये। इससे पहले वाले दो पार्ट थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जेंडर एंड रिलीजन के बारे में पढ़ा था। जो पॉलिटिक्स है उसमें इनका क्या रोल होता है, इससे इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में देखा था, प्राइवेट एंड पब्लिक डिविजन के बारे में देखा था जो लेबर का होता है ना। और जो परसेप्शन ऑफ आइडियल विमेन, स्टीरियोटाइप्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सारी चीजें हमने समझी थी। और टाइम यूज सर्वे के बारे में समझा था, है ना, कि विमेन जो है ज्यादातर जो है काम करती हैं, अनपेड वर्क करती हैं। ओके। और फिर इसके बाद में हमने देखा था किस तरीके से विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, हमने आपको ये बताया था। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 में। ठीक है, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन्स को लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके। कि अब 33% जो सीट्स है उस पर विमेन ही होंगी। ओके। तो ये वाला रिजर्वेशन लाया गया, जिसको इम्प्लीमेंट 2029 में किया जाएगा, इस इलेक्शन के बाद में। ओके। ये सारी चीजें देखी हमने। उसके बाद में हमने रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में समझा कि कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म, कम्युनलिज्म हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। पॉलिटिक्स इसको बढ़ावा भी दे देते हैं नेता लोग, है ना। और रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, है ना। और महात्मा गांधी की ये भी समझा था कि महात्मा गांधी कहते थे कि रिलीजन जो है सेपरेट नहीं कर सकते हम पॉलिटिक्स से। इतनी चीजें हमने कवर कर ली थी। सेक्युलर स्टेट के बारे में समझा था। अब हमें देखना है कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन। अभी तक हमने दो चीजें देखी जिसकी वजह से सोशल डिवीजन होता है ना। पॉलिटिक्स में देखने को मिला, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। मतलब कि जो हमने जेंडर वाला देखा पॉजिटिव था, है ना। क्योंकि जेंडर तो है यूनिवर्सल, यूनिवर्सली देखो हर जगह डिवीजन देखा जाता है वहां पर, है ना। विमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको खत्म करने के लिए जेंडर जरूरी है। मतलब जेंडर के बारे में बात करना, डिवीजन के बारे में, जो इनके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो हो रहा है, इन सब के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो ये पॉजिटिव देखा कि सोशल डिवीजन के बारे में। एक नेगेटिव देखा कि रिलीजन के बेसिस पे किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। ओके। अब हम देखेंगे कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो इंडिया में होती है ज़्यादातर, है ना, इसके बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, है ना। हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना। तो हम दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में। इंडिया में कास्ट सिस्टम रूट मतलब बहुत ही जड़ों तक फैला हुआ है। इसकी शुरुआत जो है, अगर हिस्ट्री से देखें आप, तो ना बहुत ही पहले ऋग्वैदिक एरा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ऋग्वैदिक एरा जो था, तो इस टाइम पर ना कास्टिज्म उतना एक्सट्रीम नहीं था। ओके। यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी कास्ट, कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता था, है ना। फिर जो लेटर वैदिक एरा आया, ठीक है, तो इसमें ना कास्टिज्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। ये सब आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। फिर लेटर वैदिक एरा में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा और अनटचेबल की अलग कास्ट बना दी गई थी। ये सुप्रीम अपने आप को रखते थे। और इसको ना बकवास सिस्टम कह के भी याद कर सकते हो। जैसे ब्राह्मण हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये लोग अपने आप को रखते थे। क्षत्रिय जो वॉरियर हो गए, ओके। और वैसे हो गए जो व्यापारी हो गए, शूद्रास जो इन सबको सर्विस देंगे। और एक अनटचेबल की कास्ट बना दी थी। जो भी बाहर से या फिर जो नई लोगों को कास्ट में रिक्रूट करते थे ना, जैसे कि अगर देखें तो ये भी पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में, ये भी पढ़े होगे आप, कि जो ना ट्राइबल लोग थे, तो ट्राइबल लोग ये सब मानते नहीं थे, वो लोग अच्छे से रहते थे, है ना। अब क्या हुआ कि ये जमीन जो है राजा को चाहिए या फिर किसी जो है अंग्रेजों को भी चाहिए। अंग्रेज तो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म लेते थे, पर जो राजा को चाहिए होती थी ना, तो वो क्या करते थे, ये लैंड ग्रांट दे देते थे पंडितों को। फिर क्या होता था, पंडित इनको कास्ट सिस्टम में इन्वॉल्व कर लेते, ट्राइबल्स को, ट्राइबल असिमिलेशन होता था। और इनको सबसे लास्ट वाली पोजीशन दे दी जाती थी, या तो शूद्र या तो अनटचेबल बना देते थे। अनटचेबल्स जो थे
इनको बहुत ज़्यादा वो छुआ-छूत वाली ऐसी चीज़ें माना करते थे लोग, जो कि आर्टिकल 17 हमारे संविधान का बैन करता है, ओके? कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश करनी है, ये क्राइम है अगर कोई प्रैक्टिस करता है इसको तो, है ना? तो ये डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है ये। आप सोच रहे हो कितना बकवास सिस्टम था ये? तो ये जो सिस्टम है ना कास्ट सिस्टम, हमारे यहाँ ये मतलब किताबों में कानून के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सब गलत चीज़ों को हटाया जाता है, ठीक है। पर जो सोसाइटी में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो ये सारी चीज़ें मानते नहीं है, है ना। तो उनके दिमाग में अभी भी ये भरा हुआ है, ओके। तो पॉलिटिक्स में इसका यूज देखेंगे, कास्ट इन इक्वालिटी जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट डिवीजन है स्पेशल इंडिया में जो जेंडर एंड रिलीजन की तरह नहीं, जेंडर एंड रिलीजन तो वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलेगा, डिवीजन होता है उसकी वजह से। पर कास्ट डिवीजन जो स्पेशल है इंडिया में ही, सारी सोसाइटीज जो हैं उसमें कुछ ना कुछ तरीके की सोशल इनइक्वालिटी होती है ना। जैसे कि यूएस में भी देखो ना, तो वहां पर ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज्यादा, है ना। वो जो ब्लैक इंसान था उसको मार भी दिया गया था, फिर जो कैंपेन चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, है ना। तो यूरोप भी देखोगे ना, तो वहां पे जो बाहर से लोग आते हैं, कोई भी हो, ठीक है, इंडियन भी होता ना, तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है ना। तो आप देखने को मिलेगा आपको बाहर में, तो कुछ ना कुछ तरीके की सोशल इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती ही है। कुछ तो डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पे, है ना। ओके। इन मोस्ट सोसाइटीज अगर ज्यादातर देखें सोसाइटीज में, तो ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ज्यादातर सोसाइटी में क्या होता है, जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं वही उनका बच्चा काम करने लगता है ना। जैसे कि अगर देखें, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर डॉक्टर होता है तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाता है ना, भले उसको पसंद हो ना हो, उसको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है ना। या फिर कोई और, ये तो डिग्निफाइड ऑक्यूपेशन हो गया। और भी दूसरे ऑक्यूपेशन है, मतलब कि ऐसे काम भी हैं जो कि एक रिस्पेक्टफुली, हमारे यहाँ ना हर काम को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई छोटा काम करता है तो उसको बहुत ही बुरी नजरों से देखा जाता है ना, उसको कास्ट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो डिग्निफाइड ऑक्यूपेशन हो गया, तो इसका ये एग्जाम्पल उतना सूटेबल नहीं है। पर हाँ, ये जो इंडिया के केस में देखें तो रिस्पेक्टफुली हर जो ऑक्यूपेशन को ट्रीट नहीं किया जाता है ना। तो ज़्यादातर देखें तो पेरेंट्स जो काम करते हैं वो बच्चों को मिल करना पड़ता है। तो कास्ट सिस्टम एक्सट्रीम फॉर्म है इसी का, कि मतलब इससे बाहर नहीं निकल सकते आप, आपके जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म है कास्ट सिस्टम का। तो यही डिफरेंट कर देता है दूसरी सोसाइटी को इससे, ठीक है, क्योंकि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन हो गया है जो रिचुअल्स के थ्रू। यही हमारे यहाँ जो था पहले चला करता था, ओके। हमारे देश में जैसे हिस्ट्री में भी अगर देखोगे तो ऑक्यूपेशनल कास्ट डिवीजन था। अगर एक इंसान जो है वो जूते पॉलिश करता है, तो उसके बेटे को भी यही काम करना पड़ेगा, अगर वो बहुत टैलेंटेड बेटा है उसका, अगर वो हो सकता है कि बहुत ही ज्ञानी हो, है ना, उसको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो वो ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब काम कौन करता है, ब्राह्मण और टीचर करते। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म हो गया था, ओके। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म है कास्ट सिस्टम का, है ना। मेंबर्स जो होते हैं कुछ कास्ट ग्रुप के, इनको सोशल कम्युनिटी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब वो एक ही ऑक्यूपेशन फॉर्म, मतलब सारे जो एक कास्ट के लोग एक ही काम करते हैं, जैसे कि सारे वैश्य जो हो गए, वो व्यापारी हो गए, ओके। तो एक ग्रुप में उनको कर दिया जाता है ना, मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, और उनको बोला जाता है कि आप अपनी कास्ट ग्रुप में ही शादी करोगे। आज के टाइम पर भी लव मैरिज हो ना, तो वो जो पुराने अंकल आंटी होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सारी चीजों को, है ना। इसके अगेंस्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, दूसरे की कास्ट में या फिर दूसरे के रिलीजन में कर लिया। तो ये सब बोला जाता है अपने यहाँ सोसाइटी में आज भी, है ना। पर अगर आप एक ऑफिसर बन जाते हो, ओके, आपकी एक पोजीशन होती है, आप रिस्पेक्टफुल इंसान हो, तो आप जिससे चाहे शादी कर सकते हो, है ना। तो ये भी देखने को मिलता है आज की सोसाइटी में। पर पहले ऐसा होता था कि मैरिज जो होते ना वो कास्ट ग्रुप में ही करते हैं। आज भी ऐसा होता है वैसे तो, मतलब खाना नहीं खा सकते अब दूसरे ग्रुप, जो कास्ट ग्रुप के लोग हैं उनके साथ में, है ना। ऊंच नीच वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पर, कि कोई लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर मानते हैं, कुछ लोगों को नीचे मानते हैं, है ना। तो ये है कास्ट सिस्टम का ये एक्सट्रीम फॉर्म, है ना। कास्ट सिस्टम बेस्ड है
एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। ये क्या है? एक्सक्लूजन, कुछ लोगों को छोड़ देना, और डिस्क्रिमिनेशन करना, दूसरे आउटकास्ट करना दूसरे ग्रुप्स को। इनके साथ में इनह्यूमन प्रैक्टिस होती है, मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ऐसी प्रैक्टिस, कि मानवता के भी खिलाफ है। लोगों की डिग्निफाइड जो लाइफ होती है, डिग्निटी होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उसको भी मतलब झंझोर कर रख देती है। ऐसी प्रैक्टिस है ये, जो अनटचेबिलिटी। हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था क्लास जो 9th में, है ना? अनटचेबिलिटी ना, जन्म के साथ ही जो किसी बच्चे की जन्म हुआ है किसी कास्ट में, तो अब बताओ वो इनोसेंट हुआ। सब लोग इनोसेंट ही पैदा होते हैं ना, उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये इस रिलीजन का है, ये इस कास्ट का है ना? तो इस तरीके की चीजें होती है ना? तो इन ह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी। हमारा संविधान आर्टिकल 17 हमने आपको याद भी कराया है, ओके, कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स जो रिफॉर्मर्स भी थे, ज्योतिबा फूले, ये कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ इन्होंने फाइट की। गांधी जी ने भी जो हरिजन बोलते थे ये दलित को, गॉड ऑफ द चाइल्ड ऑफ द गॉड, सॉरी, बी आर अम्बेडकर, जो कि माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहा है अपने बचपन में। इतना डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इनके साथ तो बहुत भेदभाव होता था। ओके, इनके ऊपर सीरियल भी तो बना है शायद तक। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ में, है ना? फिर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन के बेस पे इन्होंने पढ़ाई की, इनको स्कॉलरशिप मिली, फिर ये यूके जाके पढ़ाई की इन्होंने, फिर मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए लीडर निकल के आई है, ठीक है? तो अगर कोई इंसान ठान ले ना, तो कुछ भी कर सकता है, ओके। तो बी आर अम्बेडकर हो गए, प्रियर ना रामास्वामी नईकर हो गए, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था केरला साइड। ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ जो नॉर्थ में ही प्रेवलेंट है, ये साउथ में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ओके। तो ये सिस्टम पूरे में चल रहा है। तो पेरियर रामास्वामी जो नाइकर थे, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था केरला साइड, है ना? और एडवोकेट किया था। इन सभी रिफॉर्मर्स ने कोशिश की, और रिफॉर्म लाने की कोशिश की सोसाइटी में। बी आर अम्बेडकर लॉ के थ्रू काम करते थे, तो गांधी जी जो थे, ये अपील हार्ट के लिए, मतलब लोगों के दिल, मतलब बदलाव आएगा, ऐसी अपील करते थे गांधी जी। ठीक है, तो इन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश की, और ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज नहीं हो, है ना? भेदभाव ना हो किसी इंसान के साथ में। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू देयर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, इनके एफर्ट्स जो इन्होंने लगाए हुए थे, है ना? क्योंकि ये सारे लीडर्स जो थे पूरी तरीके से काम कर रहे थे सोसाइटी में। जब अंग्रेज अंग्रेज हमारे देश को रूल कर रहे थे, तो हमारा मोटिव सिर्फ इंडिपेंडेंस पाना नहीं था। इंडिपेंडेंस तो हमें चाहिए थी, इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था, सोसाइटी एकदम डिग्रेडेड फॉर्म में थी, ओके। तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, है ना? बहुत सारे मिथ एग्जिस्ट करते थे, है ना? सती प्रथा आपको पता ही होगा, वुमेन्स के खिलाफ तो ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन था, है ना? तो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज किया इन्होंने, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम जो है मॉडर्न इंडिया में, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना। तो धीरे धीरे ये भी डाइल्यूट हो रहा है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, ओके। तो लोगों को बहुत इलिटरेसी, मतलब कि पढ़ाई वगैरह की उन्होंने, एजुकेशन लेवल उनका इंक्रीज हुआ, है ना? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, मतलब कि अब जो है आपने देखा होगा, आप भी मतलब किसी स्टेट के हो तो दूसरे स्टेट में जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हो, है ना? आपके भैया बहन जो होते, दीदी, तो वो भी जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए बाहर, तो फिर वो काम भी करते हैं बाहर, है ना, कंपनीज में। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देखने को मिली, कि काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो ये जो वीक होने लगी किसकी पोजीशन, लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। पहले के टाइम पर बाहर तो उतना काम वगैरह होता नहीं था, इतना अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ था नहीं, है ना, कि शहरीकरण हो गया है, तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो ये सब पहले था नहीं। तो जमींदार चला करते थे, लैंडलॉर्ड्स, जिनके कब्जे में सारी की सारी जमीन होती थी, और वो पीजेंट्स जो होते थे, वर्कर्स, उनसे काम कराया करते थे। तो इसी को जो बढ़ावा देते थे, क्या, कास्ट हायरार्की। जो कास्ट हायरार्की थी, मतलब कि जो हमने आपको बताया कि कास्ट हायरार्की चलती थी, वीकेवीएस,
तो ये खत्म होने लगा धीरे-धीरे करके, है ना? क्योंकि अर्बनाइज़ेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होने लगी एजुकेशन के थ्रू, जो वीक होने लगी लैंडलॉर्ड की पोज़ीशन, है ना? और फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत डाइवर्स हो गया, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए रिज़र्वेशन होने लगा। एजुकेशनल फील्ड में भी और जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इनको रिजर्वेशन दिया जाने लगा, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सभी सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, तभी इक्वालिटी आएगी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना? तो अभी जो नाउ most of the times in urban area, it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next टेबल इन द रेस्टोरेंट। तो आज के टाइम पर देखें तो अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे शहरों में, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ में कौन चल रहा है, या फिर आपके जो बाजू में जो रेस्टोरेंट में, मतलब आपकी टेबल के बाद रेस्टोरेंट में ही आपकी टेबल के बाजू में कौन खा रहा है, आपको सर्व कौन कर रहा है खाना, है ना? तो ये सारी चीज़ें उतना मैटर नहीं करती है ना? होटल, रेस्टोरेंट में भी, और लोग बाहर का खाना भी खाते तो वो कास्ट वगैरह नहीं देख के खाते ना, रिलीजन वगैरह। ओके, डॉक्टर से आप इलाज करवाओगे कि उसका कास्ट और रिलीजन देखोगे। ओके, टीचर से आप पढ़ाई करोगे, उसका ज्ञान लोगे कि कास्ट और रिलीजन, ये सारी चीज़ें देखोगे। है ना? तो अगर अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी हुई है, तो वो पहले ये देखेगा किस कास्ट का ब्लड है, हाँ? किस रिलीजन का ब्लड है, किस रिलीजन का वो इंसान है ना? तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ना देखेगा कोई इंसान, इस पे क्योंकि जान पे बन आती है ना? तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पे सब भूल जाते हैं, तो दिमाग का खेल है सब, है ना? तो ये सब क्रिएट करके रखा है सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट करते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे संविधान में कई सारे प्रोविजन है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं। इवन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। फाउंडेशन भी है ये हमारी पॉलिसीज का। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम का इनजस्टिस हुआ है ना, उसको कवर भी करना। तो कास्ट सिस्टम के साथ में बहुत सारे लोग कास्ट सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम में फँसे हुए थे, है ना? उनके साथ में बहुत भेदभाव हुआ, गलत हुआ हिस्टोरिकली, इसलिए अब उनको जो है साथ में लेकर के चलने के लिए रिज़र्वेशन भी दिया जाता है। जो पहले के टाइम पर जो सेंचुरी अगो अगर देखें और आज के जो इंडिया को देखें, तो बहुत डिफ़रेंस देखने को मिलता है। तो कोई अगर देखेगा तो उसको सरप्राइज़ हो जाएगा कि इतना चेंज हो गया हमारे देश में, है ना? और इक्वालिटी भी आई है थोड़ी बहुत, अभी भी चीज़ें बाकी हैं, है ना? फिर उसके बाद में कास्ट जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है हमारे यहाँ, अगर देखें आज के टाइम पर भी इंडिया में। यहाँ पर ना आपको डेफिनेशन दी हुई है, जो अर्बनाइजेशन हमने आपको पढ़ाया, तो शिफ्ट होना पॉपुलेशन का रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना, मतलब गांव से शहर की तरफ जाना, तो अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन में बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि ट्रेड हो रहा होता है वहाँ पर जो है, इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो वन ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट हो जाना, है ना? अच्छा, हाँ, तो और माइग्रेशन भी इन्वॉल्व होता है इसमें, वैसे तो ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। तो जैसे कि एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन पे शिफ्ट हो जाना, मतलब एक काम कर रहे हो आप, दूसरा काम अगर आपको पसंद है, अगर आप जैसे कि आपकी हॉबी कुकिंग है, ठीक है? तो आप कुकिंग करके भी अपना चैनल वगैरह चला के यूट्यूब में, है ना? तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो, और आप टीचिंग भी अच्छा करते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना? तो आप ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ये अधिकार भी हमारा संविधान देता है ना? तो न्यू जनरेशन जो है वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ओके, तो ये देखने को मिलता है। पहले के एंसेस्टर में ऐसा नहीं होता था, पहले तो कास्ट हायरार्की के साथ में ऑक्यूपेशनल हायरार्की भी चलती थी। तो कास्ट हायरार्की क्या है? लैडर लाइक फॉर्मेशन है। इसमें जो होती है, ऑल दी कास्टेड और ग्रुप्स हैं, उनको हाईएस्ट से लोएस्ट फॉर्म किया गया है। जैसे कि ये ऊपर हो गए, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से लैडर लाइक सीढ़ी की तरह ये बना दिया गया है ना? तो ये देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में अभी भी देखें तो कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स हैं कास्ट के, जो कि अभी भी घुसे हुए हैं लोगों के दिमाग में भी, है ना?
अभी भी ज़्यादा जो कई लोग हैं, जो ना अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं और ट्राइब हो गए, वो भी अपनी ही जो ट्राइब में शादी करते हैं, है ना? अनटचेबिलिटी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट के बाद भी, और ये क्राइम है, ये इसके बाद भी, पर लोगों को पता नहीं ना कि अनटचेबिलिटी क्राइम है। अगर किसी को पता हो, ठीक है, अवेयरनेस की कमी है, लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना? एजुकेशन की क्वालिटी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। ओके, तो लोगों को पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, हमारे कानून के बारे में। पुलिस से लॉयर क्यों डरता है? सॉरी, लॉयर से पुलिस क्यों डरती है? क्योंकि उसको पता है पुलिस को कि लॉयर को अपने अधिकार सब कुछ पता है, कितने सारे कानून के पता है ना? अगर ऐसे ही नॉर्मल जनता को भी बेसिक अपने अपने जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें पता हो, अपने अधिकारों के बारे में पता हो, तो पुलिस से क्यों डरेगा? पुलिस कोई भूत है क्या जो उससे डरते हैं, हाँ? पुलिस तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। पुलिस तो जनता की नौकर है, इनको वही काम करना चाहिए ना। तो ये क्या ब्रिटिश पुलिस बनने की कोशिश करते हैं, है ना? तो जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, तो उसके एडवांटेज, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और जो कास्ट सिस्टम है, तो उसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी आज भी देखने को मिलते हैं। कास्ट ग्रुप जो है, कास्ट ग्रुप दैट हैड access टू एजुकेशन, जिन कास्ट ग्रुप को अच्छे से एजुकेशन मिल गया है ना, तो वो क्या किए, अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। जिनको एजुकेशन मिल गया था, तो उन्होंने और अच्छे से मॉडर्न एजुकेशन ली, उनके बच्चों ने भी अच्छे से एजुकेशन ली, और वो उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज किया और अपनी कंडीशन भी चेंज की, है ना? जिस ग्रुप को एजुकेशन नहीं मिली और उनको रोक दिया गया था एजुकेशन, मतलब पढ़ाई करने से, है ना? और उनको ना फिर मॉडर्न एजुकेशन भी नहीं मिली, तो वो और ज़्यादा पीछे होते गए, है ना? तो वो पीछे छूट गए। इसलिए अगर देखें, तो डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज प्रेज़ेंस है अपर कास्ट की बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस है हमारे यहाँ, और वो पढ़े लिखे होने के बाद भी ये चीज़ें मानते हैं, है ना? कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट ये सब मानते हैं। इवन बच्चों तक के दिमाग में ये भर दिया जाता है, ओके, कि ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है ना? तो हमने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, जो ब्लड और ये सारी एग्जाम्पल दिए, तो बताओ कास्ट सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगर अगर लोग जो है, लोग ही इस चीज़ों को बनाते हैं ताकि इनकी सुप्रीमेसी रहे, है ना? ये ऊपर रहे, ठीक है, बाकी सब इनके नीचे रहे। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। हम सब इंसान हैं, सबको इक्वली रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना चाहिए हमें, है ना? तभी तो ये सोसाइटी मतलब सही होगी। अगर सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएगा कोई इंसान, है ना? मतलब कि ये जब जो है, ये सारी चीज़ें ये ट्रांसमिट नहीं करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो आगे की जनरेशन कितनी अच्छी होगी, और आगे की जनरेशन को ही तो हमारा देश लेकर के चलना है, जो आप लोग हो, है ना? तो अर्बन मिडिल क्लास जो है हमारे कंट्री में, अभी भी यार जी कास्ट सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है। कास्ट जो है कंटिन्यू रहेगा, और ना क्लोज्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस से भी जुड़ा हुआ है कास्ट सिस्टम, है ना? तो इसको देखो, ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये हम पढ़ेंगे, ओके, पेज 41 में। कास्ट सिस्टम किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये दिया हुआ है, सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नहीं, ये तो दूसरा है, ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है शायद। ओके, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, पहले हम ये पढ़ लें, ये हमारा छूट गया था, है ना? सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जो इंडिया में, फिर कास्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे, और है ना? तो सेंसस ऑफ इंडिया, तो सेंसस करवाया जाता है हर 10 साल में इंडिया का, है ना? 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, अब 2021 में होना था, पर कोविड की वजह से जो है ये क्या हुआ, इसकी जो जनगणना, मतलब 2021 में इसका पूरा डेटा सामने आ जाना था, पर कोविड की वजह से ये लेट हो गया, है ना? जो हमारे कोविड पैंडेमिक आ गई थी। तो अब ये जो है, अभी भी डेटा कलेक्शन हो रहा है इसका बहुत सारा, अब इलेक्शन भी पड़ गए 24 में, है ना? तो और डिले कर दिया गया। अब आ जाना चाहिए इसका डेटा, है ना? कास्ट जो सेंसस का। ओके, तो सेंसस ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया कि रिलीजन जो है, ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर 10 इयर्स, तो रिलीजन को इन्होंने क्या किया, सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है रिलीजन, हर रिलीजन, मतलब इंडियंस का रिलीजन जो है हर 10 साल में, जब सेंसस होता है ना, तो पता चल जाता है कि रिलीजन किसका है ना? सॉरी, मतलब कि कौन सा इंडियन, मतलब कौन से सिटीजन किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। पर्सन जो है फिल करते हैं, फिल्स द सेंसस फ्रॉम विजिट एवरी हाउसहोल्ड, तो जो एक इंसान जाता था पहले, तो सेंसस ना जो टीचर्स वगैरह उनसे करवाते, आज भी होता है, पर अब डिजिटली भी होने लगा है, मतलब अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, फ़ोन का, टैबलेट का, है ना?
पहले वो घरों-घर जाकर के ये सब पूछते थे, रिकॉर्ड करते थे रिलीजन हर मेंबर का और हाउसहोल्ड का, ठीक है? और पर्सन मतलब अपनी चीज़ों के बारे में बताते थे। अगर कोई कहता था कि नो रिलीजन तो उसको एथीस्ट कहते थे। अगर इंसान कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता है तो वो एथीस्ट है, मतलब वो गॉड में भरोसा ही नहीं रख रहा है ना? मतलब कि कोई रिलीजन भी फॉलो नहीं कर रहा है वो, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। उनके पास में रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री। तो उनके पास में इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटी हमारे देखने को मिलती है कंट्री में। इसी से हमको पता चलता है कि मेजॉरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन है, और माइनॉरिटी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ना? फर्टिलिटी रेट है, ये सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। तो सेंसस के थ्रू हमें अपने देश के बारे में सब कुछ पता चलता है ना? लोग काम क्या कर रहे हैं, इनकम कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। पाई चार्ट जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है पॉपुलेशन 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटी की कंट्री में। सिंस इंडिपेंडेंस, देश आज़ाद होने के बाद में टोटल पॉपुलेशन हर कम्युनिटी की इंक्रीज़्ड हुई है, ठीक है? ओके। पर उनका जो प्रोपोर्शन है ना कंट्रीज पॉपुलेशन वो नहीं बदला है ना? तो यहाँ पर देखो जैसे कि परसेंटेज टर्म देखें, पॉपुलेशन हिंदू जैन एंड क्रिश्चियन जो है इनकी कम हुई है, ठीक है? 1961 से मार्शली सिंस 1961 से इनकी पॉपुलेशन जो थी ये कम हुई है। जैसे कि मुस्लिम और सिख और बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये सब माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ, 6 तरीके की, सॉरी हिंदू नहीं है, माइनॉरिटी में 6 आती हैं, ठीक है? पर हमारे यहाँ, ठीक है? हाँ, तो रिलीजन के बारे में मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट जो थे, इंक्रीज़ हुई है इनकी पॉपुलेशन। कॉमन जो है मिस्टेकन अगर देखें इंप्रेशन दैट प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू ओवरटेक द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। अगर कॉमन मतलब लोग समझते हैं कि जो मुस्लिम की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी तरीके से वो अदर रिलीजियस कम्युनिटी को टेक मतलब अ, उनके प्रोपोर्शन में बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना? ओवरटेक कर देंगे वो सभी को। ओवरटेक पता है ना? आप एक कार में जाते हो या फिर बाइक में और फिर एक इंसान और आता है, वो बहुत तेज़-तेज़ बाइक चलाता है, ओवरटेक करने की कोशिश करता है, आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है ना? तो यही ओवरटेक होता है और आगे जाके मुँह के बल गिर जाता है ना? तो एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमिटी पॉपुलरली नोन एज सचर कमेटी, कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी। तो उसमें बताया गया कि मुस्लिम जो है एक्सपेक्टेड टू गो लिटिल अप, तो इनका फर्टिलिटी रेट हाई था पर अबाउट 4% देखें तो इनका जो है थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी थी 3 to 4% नेक्स्ट 50 ईयर्स में। इट प्रूव्स दैट ओवरऑल देखें पॉपुलेशन बैलेंस है रिलीजियस कम्युनिटी में, ठीक है? तो ये बहुत बड़े तरीके से चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है ना? द सेम इज ट्रू विद द मेजर कास्ट ग्रुप। अगर दूसरे कास्ट ग्रुप का देखें हमारे देश में, तो सेंसस ऑफ इंडिया काउंट करते हैं टू सोशल जो ग्रुप्स के बारे में, 2 सोसाइटी में जो ग्रुप है उनके बारे में काउंट करते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। हुँ, तो ये जो है दोनों के दोनों ग्रुप हैं, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट और ट्राइब्स हुज़ नेम आर लिस्टेड इन द ऑफिशियल शेड्यूल। तो ये एक ग्रुप है, पता है आपको? इसके अंदर बहुत सारी कास्ट एग्ज़िस्ट करती है, ट्राइब्स में भी बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, जैसे कि गारो, खासी, हाँ, ये तो हिल्स हो गई, है ना? नागा हो गई, ओंगे ट्राइब हो गई, है ना? तो बहुत सारी ट्राइब एग्ज़िस्ट करती हैं शेड्यूल ट्राइब में। तो ये जो है इसके अंडर जो कैटेगराइज़्ड हैं। तो प्रीफिक्स देखिए, शेड्यूल्ड जो है ना, प्रीफिक्स जो शेड्यूल लिखा हुआ है यहाँ पर ट्राइब और कास्ट के पहले, तो शेड्यूल कास्ट जो है कॉमनली इनको दलित कहा जाता है जिनके साथ में इनजस्टिस हुआ था बहुत ही ज़्यादा, है ना? और जो प्रीवियसली इनको आउटकास्ट कहा जाता था, हिंदू में आउटकास्ट थे ये लोग। सोशल ऑर्डर भी इनका सबसे लास्ट में था और इनके साथ में भेदभाव होता था, इनको अलग से छोड़ दिया जाता था और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, है ना? अनटचेबिलिटी मतलब कि भेदभाव, छुआ-छूत जो तो होता था, है ना? कि इनको छूने से हम पॉल्यूट हो जाएँगे, तो इस तरीके का जो ये सब प्रैक्टिस किया जाता था। शेड्यूल ट्राइब जो है, इनको आदिवासी भी कह सकते हो आप, जो जंगल में हमने आपको समझाया था कि ट्राइबल असिमिलेशन है ना? और फिर इनको भी जो थे अनटचेबिलिटी के नाम पर, इवन आदिवासी जो थे ब्रिटिशर्स थे ना, अब ब्रिटेन में ना क्रिश्चियनिटी फॉलो होता है ना? तो उनके जो जो उनके फादर वगैरह थे चर्च के,
उन्होंने हमारे यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन भी कराए थे ज़बरदस्ती। जो आदिवासी थे, तो वो लोग अपना नॉर्मली अपना रहते थे जंगल में और अपना पूजा-पाठ जो भी वो पेड़-पौधों की पूजा करते थे। तो इनको क्रिश्चियन बना दिया गया था ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब कि ऐसा बोल के कि आप जो है आपके साथ में गलत हो रहा है, इनइक्वालिटी है आपके साथ में, ठीक है, भेदभाव हो रहा है ना? तो इन सारी चीज़ों को देख के इनका रिलीजियस कन्वर्जन भी करा दिया गया था ब्रिटिश ने, है ना? उन लोगों ने। तो कम्युनिटीज़ जो हैं ये शेड्यूल्ड लाइफ जीते हैं, है ना? हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं ये, जंगलों में रहा करते हैं और इतना इंटरेक्शन नहीं होता है इनका दूसरी सोसाइटी के साथ में, है ना? मतलब रेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जो भेदभाव वाली सोसाइटी है, तो उनके साथ में इनका ज़्यादा मिलना-जुलना होता नहीं है। आदिवासी जो होते हैं, जंगलों में रहते हैं ये। तो 2011 का शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, सॉरी, शेड्यूल्ड कास्ट जो है 16.6% है हमारे देश की पॉपुलेशन का। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 8.6% है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का। सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, गुजरात में। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्राइब देखने को मिलती है। सेंसस जो है पूरी तरीके से काउंट तो नहीं कर पाए हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो क्लास 9th में हमने डिस्कस भी किया था। बट देखने को मिलते हैं डिफरेंसेस अबाउट देयर प्रपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये भी जो काम करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे, तो ये भी कंडक्ट करवाया जाता है। 2004-5 में कंडक्ट करवाया था। एस्टिमेट किया गया था कि जो उनकी पॉपुलेशन है ना 41% है करीब। तो एस सी एस टी ओबीसी जो है टुगेदर अकाउंट करते हैं 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। बेसिकली ओबीसी अकाउंट करते हैं कि एस सी एस टी की तो पॉपुलेशन हमें पता है, बाकी जो है ना इनकी पॉपुलेशन मतलब अगर देखें कंट्री में अच्छी खासी है ना? अबाउट 3/4 ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन अगर देखें तो इनकी मानी जाती है। ये लोग भी हिंदू में ऐसा काउंट करके इनका पॉपुलेशन देखा है तो 3/4 है ये हिंदू की पॉपुलेशन का और 2/3 है हमारे देश की पॉपुलेशन का। तो इतना डेटा आपको रटना नहीं है पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है यहाँ पर, ओके? तो पॉपुलेशन जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, सॉरी ये क्या हो गया? तो पॉपुलेशन जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, तो हिंदू जो थे 79% थे। ये डेटा एक्यूरेट, ठीक है, सेंसस का है। तो 79% थे। मुस्लिम 14% थे। क्रिश्चियन 2.3% थे। सिख जो थे 1.7% थे। और ये जो अदर्स थे इसमें बुद्धिस्ट आते हैं 0.7%, जैन आते हैं 0.4% एंड अदर रिलीजियस परसुएशन 0.7% और रिलीजन जिनका पता ही नहीं है तो 0.2% है ना। तो हमारे देश में ना कितनी माइनॉरिटीज हैं? 6 तरीके की माइनॉरिटीज हैं। तो इसमें आते हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज एंड बुद्धिस्ट। ओके, तो 6 तरीके की माइनॉरिटी है जो कम नंबर में लोग हैं, इनको माना जाता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कास्ट यहाँ तक देखा था ना, है ना? अब इकोनॉमिक स्टेटस से कास्ट किस तरीके से लिंक है, इसके बारे में हमने पढ़ना था। तो ये बॉक्स पढ़ेंगे। कास्ट इनइक्वालिटी आज के टाइम पर, तो कास्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। कास्ट इनइक्वालिटी इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना? मतलब गरीबी अमीरी से ये जुड़ा हुआ है ना? तो रेगुलेट करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो अपर कास्ट के उनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जो लोअर कास्ट के माने जाते हैं उनके पास में कम रिसोर्सेज हैं। अगर एग्जांपल देखें, सो कॉल्ड अनटचेबल, सो कॉल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि ये ठीक नहीं है ये वर्ड ऐसा बोलना कि अनटचेबल कह रहे हैं हम किसी इंसान को, है ना? तो सो कॉल्ड जो कास्ट है अनटचेबल की कास्ट बनाई गई है। तो इनको ना जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था पहले, है ना? while only the so-called twice born caste has a right to education। ठीक है, तो इनके पास में राइट टू एजुकेशन था, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट कहते हैं इनको, है ना? ऑल्दो दिस काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट then formalized inequality based on caste is now outlawed। तो ये जो है पहले जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पे, ये कम हो गई है अब। पर इसका जो है सेंचुरीज तक इफेक्ट रहेगा, है ना? जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो इसकी वजह से है कि जिनके पास में अच्छी खासी जमीन थी, है ना, उनके पास में अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, तो उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई के उन्होंने और अच्छी पोजीशन में हैं आज के टाइम पर भी। पर जिनके पास में कुछ नहीं था तो वो अभी भी गरीबी में जूझ रहे हैं और उनके बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? और फिर कहीं जाकर के वो अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं सोसाइटी में, है ना?
तो अगर देखें न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी भी आ गई है हमारे देश में, है ना? जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस का रिलेशनशिप बन गया है, मतलब कि कास्ट की वजह से इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, चेंज हो गया है बहुत तरीके से। टुडे अगर देखें आज के टाइम पर, तो हम देखेंगे वेरी रिच लोग भी देखेंगे और वेरी पुअर लोग भी देखेंगे हर कास्ट में। हर कास्ट में जो देखने को मिलता है, बहुत रिच लोग भी हैं और बहुत पुअर लोग भी हैं, है ना? हाई और लो बन गया है यहाँ पर, मतलब कास्ट के विद इन भी कास्ट इनइक्वालिटीज इकोनॉमिक स्टेटस पे हो गई है ना? तो ये सही नहीं है। दिस वाज नॉट ट्रू इवन 20 और 30 years अगो। इट वाज वेरी रेयर इंडीड टू फाइंड रिच पीपल अमंग द लोएस्ट कास्ट। पहले के टाइम पर 20-30 साल पहले आपको बहुत कम ये देखने को मिलेगा लोएस्ट कास्ट में कोई रिच है, पर आज के टाइम पर जो है लोएस्ट कास्ट में भी, जो कंसीडर की जाती है लोएस्ट, तो उसमें भी रिच भी हैं और पुअर भी हैं। हाउएवर नेशनल सैंपल जो सर्वे ऑफिस है ना, नेशनल सैंपल सर्वे कंडक्ट करवाया गया था, तो कास्ट जो है अभी भी इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक है, ये भी बताया गया उससे, है ना? तो किस तरीके से बताया गया? एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस जो मेजर किया जाता है कंजम्पशन के थ्रू, मतलब एक जो फैमिली है वो कितना कंजम्पशन कर रही है, कितनी चीजें कंज्यूम कर रही है, खा रहे हैं, या फिर एक्सपेंडिचर खर्चा कितना कर रहे हैं, मतलब कि महीने में। तो कास्ट ग्रुप का तो देखने को मिला ओल्ड हायरार्की फॉलो हो रही है। अपर कास्ट जो है अच्छी खासी पोजीशन में है। दलित एंड आदिवासी की कंडीशन बुरी है। बैकवर्ड क्लासेस जो हैं बीच में है इनके, है ना? इनकी कंडीशन बहुत बुरी है, इनकी बहुत अच्छी है, और ये मिडिल में आ जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस। और तो देखिए हर कास्ट में पुअर मेंबर्स हैं, प्रोपोर्शन इन लिविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के एकदम नीचे आ जाते हैं, है ना? और मच हायर फ्रॉम द लोएस्ट कास्ट में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, मच लोअर फ्रॉम द अपर कास्ट से बहुत नीचे, और लोएस्ट कास्ट से बहुत ऊपर। तो ऐसे ना चीजें एक्सिस्ट कर रही है हमारे सोसाइटी में। बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, है ना, बिटवीन में है, बैकवर्ड क्लासेस बीच में है, ना गरीब है ना अमीर है ना? तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है, मिडिल क्लास जो फॉर्मेशन हो गया है। फॉल तो एवरी कास्ट जो है मेंबर है रिच के भी, एंड अपर कास्ट जो है हेविली ओवर रिप्रेजेंटेटेड अमंग द रिच, तो ये भी रिच के मेंबर है और ये और ज्यादा रिच भी है ना? वह लोअर क्लास जो है अंडर रिप्रेजेंटेटिव भी है, मतलब इनके रिप्रेजेंटेशन नहीं है हर जगह, है ना? तो हर कास्ट में देखने को मिल रहा है रिच और पुअर दोनों है, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो मतलब कि पॉवर्टी लाइन के एक डिफाइन कर दिया जाता है कि इतने रुपए से अगर कोई इंसान कम कमाता है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन किया जाएगा। अपर कास्ट का मतलब है इधर पे नॉट फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी को लोअर कास्ट मतलब वैसे कंसीडर किया गया है जिनके साथ में भेदभाव हुआ था। अपर कास्ट जो है इनको माना गया है, ओके? तो ये अपर कास्ट में आते हैं ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसका मतलब क्या है? 327 और इससे कम जो कोई कर रहा है पर पर्सन पर मंथ, ठीक है, रूरल एरियाज में। अगर कोई इंसान 327 रुपए से कम खर्च कर रहा है एक इंसान के ऊपर एक महीने में गांव में, और 454 रुपए से अगर कोई कम कर रहा है खर्च, ओके, 454 या उससे कम कर रहा है अर्बन एरियाज में, है ना, मंथली पर पर्सन, है ना, एक इंसान का खर्चा बताया गया यहाँ पर, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है ना? तो यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, मतलब गरीबी की जो दर बनाई जाती है, मतलब वो गरीब हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो शेड्यूल ट्राइब में देखें तो रूरल एरियाज में 45%, अर्बन एरियाज में 35%। कास्ट में देखें शेड्यूल कास्ट में 35 और 38%। अदर बैकवर्ड क्लासेस में 27%, 29%। मुस्लिम्स जो है 26% रूरल एरिया में और 34% अर्बन एरियाज में है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डेटा हिंदू जो हो गए 11.7% और 9.9%, तो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है ना पूरा। ओके, तो अब कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स देखते हैं। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जैसे कि हमने कम्युनलिज्म देखा था कि रिलीजन के बेसिस पर जो डिवीजन क्रिएट होता है ना, कास्ट सिस्टम जो है बिलीफ में है, लोग इस पर भरोसा करते हैं, उनका जो है ये बिलीफ है, ठीक है, ये मानते हैं कि कास्ट जो है सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, है ना, सोशल कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी में, तो लोग ऐसा मानते हैं। इस थिंकिंग की वजह से, लोगों की इस सोच की वजह से, जो लोग जो है सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं वो नेचुरल कम्युनिटी है,
उनके सेम इंटरेस्ट हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि वो एक कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं इसलिए उनके सेम इंटरेस्ट होंगे। और वो जो है दूसरे कास्ट वालों से शेयर नहीं करते हैं कि इनके इंटरेस्ट भी सेम हों। इनके बीच में ऊँच-नीच की खाई रहती है, ठीक है? भेदभाव करते हैं एक-दूसरे के साथ में, है ना? और मैरेजेज़ विद इन दी कास्ट होती है, इनकी इधर नहीं होती है, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है। जैसे कि कम्युनलिज़्म में देखा था बिलीफ बन गया था इज़ नॉट बोर्न आउट ऑफ बाय आवर एक्सपीरियंस। तो कम्युनलिज़्म जो बिलीफ था, पर ये जो था हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आया था, है ना? कम्युनलिज़्म इंसिस्ट किया गया था, है ना? कम्युनलिज़्म रिलीजन के बेसिस पे। कास्ट जो है हमारे एक्सपीरियंस के साथ में आया है कि जो हिस्टोरिकली ये सब चला आ रहा है ना पिछले मतलब बहुत पहले से। तो एक्सपीरियंस के साथ में है, बट इट इज़ नॉट ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है? एक्सपीरियंस के साथ में चला आ रहा, पर ये उतना इम्पोर्टेंट रिलेवेंट एस्पेक्ट नहीं है ना? कास्ट जो है कई तरीके के फॉर्म ले लेते हैं पॉलिटिक्स में। व्हेन पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट को चूज करती हैं इलेक्शन में, तो अपने दिमाग में कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखती हैं कि कास्ट कितनी कास्ट के लोग यहाँ पर हैं, और उसी तरीके से नॉमिनेट करते हैं कास्ट के कैंडिडेट को, ताकि उनको जो है सारे के सारे वोट इस कास्ट के लोगों को मतलब कास्ट के बेसिस पे लोग वोट देते हो देखते हैं देते सॉरी देते हैं, है ना? क्योंकि कास्ट वो सोचते हैं कि उनकी कास्ट का इंसान बनना चाहिए लीडर, है ना? तो इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ उसी कैंडिडेट को देखती हैं, वोट जहाँ पर जिस कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखने को मिलता है हमारे यहाँ लीडर्स ऐसे नहीं चुने जाते कि इसकी एजुकेशन कितनी है, ये समझदार है कि नहीं, ये हमारे काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना? ये सारी चीज़ें साइड में रख देते हैं उठा के। उसके क्रिमिनल केसेस तक नहीं देखते कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर, कितना फ्रॉड किया है, कितना करप्शन किया है। बस देखते हैं उनके रिलीजन का, उनकी कास्ट का इंसान होना चाहिए, उसको वोट दे देते हैं वो लोग, है ना? तो ये है हमारे यहाँ वोटिंग राइट का जो यूज़ करते हैं लोग, है ना? तो गवर्नमेंट जो है फॉर्म की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, है ना? तो यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हो डिफरेंट कास्ट के हो एंड ट्राइब के हो, उन सब की जगह हो, ठीक है? गवर्नमेंट में, ताकि डिफरेंट सेक्शन का जो है व्यू रिप्रेजेंट हो सके वहाँ पर, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और कैंडिडेट हैं इलेक्शन में अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट को, ताकि सपोर्ट मिल सके इनको, ठीक है? कास्ट के जो सेंटिमेंट को ये लोग जगाते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं फेवर करती हैं कुछ कास्ट को, है ना? एंड जो है रिप्रेजेंटेटिव बनी घूमती हैं उनकी, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं कास्ट के नाम पर वोट बैंक, वोट खींचने की कोशिश करते हैं। इवन रिज़र्वेशन देते हैं ये कास्ट के नाम पर, रिज़र्वेशन के वादे करते हैं ताकि जो है इनको वोट मिल सके और ये सरकार बना सके, है ना? देश के बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ मतलब कि जो भी 18 साल के ऊपर का है ना, सभी को वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर क्या है, वन पर्सन वन वोट का सिस्टम है हमारे यहाँ इंडिया में, है ना? कि एक इंसान का एक वोट है। तो ये कंपेल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को टू गियर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा का सपोर्ट हो। तो जितने ज़्यादा जो इस कास्ट के लोग, उतना ज़्यादा इनका सपोर्ट, तो इसलिए कास्ट का इश्यू उठाते हैं, है ना? तो ये जानते हैं कि लोग कितना ज़्यादा जो मतलब कास्ट से घुसे हुए हैं कास्ट में, इसलिए वो जो है अम, उनके दिमाग में ये चीज़ लाते हैं कि आपको आज तक बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है, आपको छोटा समझा गया है इस कास्ट के लोगों को, है ना? तो ये सब दिमाग में डालते हैं पॉलिटिशियन, है ना? हाई और लो आपको ट्रीट किया गया है। तो फ़ोकस होता है कास्ट का पॉलिटिक्स में। कभी-कभी ये जो है इलेक्शन में जो है पूरा कास्ट का हो जाता है ये इलेक्शन, है ना? तो ये ठीक नहीं होता हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू, है ना? तो इतना भी देखने को मिलता है कि आप कंसीडर कर लेते हो कि इलेक्शन जो है पूरी तरीके से कास्ट का ही हो गया है, पर ये इतनी सच्चाई नहीं है ना? तो अगर देखें तो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन आवर कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। है ना? तो ऐसा नहीं है पूरे के पूरे कास्ट के हिसाब से ही वोट कर रहे हैं, लोग एजुकेटेड भी हो रहे हैं, समझदार भी हो रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से वोट करते हैं, है ना? तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें, तो किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है वन सिंगल कास्ट की, मतलब एक इंसान हो तो उसके पास वो पूरी मेजॉरिटी होगी, सभी लोगों ने उसको वोट दे दिया क्योंकि वो उस कास्ट का है ना? एवरी कैंडिडेट पार्टी, हर कैंडिडेट हो गया या फिर पार्टी हो गई, उनको जीतने के लिए जो है कॉन्फिडेंस चाहिए होता है मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। इनको मतलब एक कास्ट और एक कम्युनिटी से ज़्यादा इनको मतलब कि मतलब हर कास्ट हर कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए होता है ना?
ऐसा नहीं है कि एक कास्ट का डंडा लेकर के ये लोग चलेंगे और जीत जाएँगे इलेक्शन, है ना? सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है इनको। तो हर जगह अपील करते हैं, हर जगह नए पैतरे अपनाते हैं ये नेता लोग। नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको सारे वोट्स मिल गए एक कास्ट के और एक कम्युनिटी के, है ना? तो व्हेन पीपल से दैट द कास्ट इज़ अबाउट वोट बैंक, जब लोग कहते हैं कि कास्ट जो है पूरा वोट बैंक का जो है चीज़ है, एक पार्टी का, तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज प्रोपोर्शन, ज़्यादातर जो लोग हैं, वोटर्स जो हैं, कास्ट वोट फॉर द दैट पार्टी। हुँ। मतलब कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का क्या है, मतलब कि सॉरी, जो कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब कि ज़्यादातर जो उस कास्ट के लोग जो हैं, जो उस वोटर्स जो हैं, वो उसी कास्ट वाले को वोट कर रहे हैं ना, कास्ट वोट देते हैं पार्टी को। तो ये हो जाता है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने कैंडिडेट को जो सेम कास्ट से बिलॉन्ग करता है, इफ दैट कास्ट इज़ बिलीव्ड टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर उस कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे तो वो उनको वहीं पे इलेक्शन की टिकट देते हैं। कुछ वोटर्स जो होते हैं, मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ वोटर्स जो होते हैं, उनके जो कैंडिडेट होते हैं वो एक कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, जो उनकी कास्ट से, या फिर जो वोटर्स होते हैं वो किसी कास्ट से बिलॉन्ग ही नहीं करते हैं। वोटर्स के पास में जो कैंडिडेट होता है वो किसी कास्ट से बिलॉन्ग ही नहीं करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वोटर्स जो हैं उनकी कास्ट का कैंडिडेट ना हो, है ना? तो ऐसा भी देखने को मिलता है। रूलिंग पार्टी जो है, मतलब कि जो जिनकी गवर्नमेंट बन जाती है ना, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है ना? तो वो सिटिंग एमपी, एमएलए जो होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए जो बन जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इलेक्शन भी हार जाते हैं हमारे यहाँ देश में, है ना? जो पहले से एमपी एमएलए बने बैठे हैं ना, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। तो इसका दैट कुड नॉट हैपन इफ ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज आर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। ऐसा नहीं हो पाता अगर सभी लोग कास्ट और जो कम्युनिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना। तो ऐसा भी होता है कि उनकी कास्ट का इंसान भी हार जाता है ना? जहाँ पर उस कास्ट के लोग मेजॉरिटी में हैं, है ना? तो देखने को मिलता है ये सब भी हमारे देश में, है ना? तो कास्टिज़्म उतना नहीं घुसा है ना? क्योंकि हर कम्युनिटी एग्ज़िस्ट करती है, वहाँ पर एजुकेटेड लोग भी होते हैं, है ना? क्लियरली कास्ट मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कई सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। वोटर्स जो है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, उनका पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होते हैं, है ना? और उनका अपनी कास्ट और कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वोटर्स का जो वोट देते हैं, है ना? पीपल जो होते हैं विद इन सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। पीपल जो मतलब कि एक कास्ट ग्रुप के और एक कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके अलग-अलग इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सेम इंटरेस्ट हो उनके, वो क्या चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की। ऐसा भी हो सकता है कि इस कास्ट में जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, है ना? तो वो लोग क्या चाहेंगे, बिज़नेस की पॉलिसीज़ अच्छी हो, टैक्स मतलब कि इनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए बिज़नेसमैन के ऊपर। जो गरीब लोग हैं वो क्या चाहेंगे कि महँगाई कम हो, है ना? इनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। है ना? जो गवर्नमेंट इनको क्या दे, जो उनका एमपी एमएलए है, उनको सपोर्ट करे, है ना? उनको सब्सिडीज़ मिले। तो ये लोग ये चाहते थे, तो इनके अलग-अलग इंटरेस्ट हो जाते हैं, है ना? रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। अगर देखिए, अमीर हो गया, गरीब हो गया, वुमेन हो गए, मैन हो गए, तो ये सेम कास्ट के हैं, पर ये लोग वोट अलग-अलग इंसान को दे रहे हैं ना? तो people's assessment of the performance of the government, the popularity rating of the leaders matter and often decisive in election। तो अगर देखोगे तो पीपल का असेसमेंट, लोग जो देखते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना? ये सब देखने के बाद वो वोटिंग देते हैं, है ना? लीडर की कितनी पॉपुलैरिटी है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं आप। पॉलिटिक्स इन कास्ट, अभी हमने क्या देखा, कास्ट इन पॉलिटिक्स देखा, पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में किस तरीके से घुसी हुई है। अब पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे घुसी है ये देखते हैं, ठीक है? तो वी हैव सो फार, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक ही पेज बचा है आपका, ठीक है? तो वी हैव सो फार लुक एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। हमने देखा कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स में क्या करती है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तरीका है इसको देखने का, कास्ट पॉलिटिक्स एक ही तरीके से इसका रिलेशन देखने का, दूसरा नज़रिया भी है। पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम को एंड कास्ट आइडेंटिटीज़ को, है ना? पॉलिटिकल अरेना में अगर देखें तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बस इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट, तो thus it is not politics that
that get caste ridden. It is caste that gets politicized. This takes several form. तो caste politicize हो जाती है ना? तो इसके कई तरीके के फॉर्म देखने को मिलते हैं, मतलब कास्ट में पॉलिटिक्स घुसा दी जाती है ना? तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम द बिगर एंड इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। तो क्या करते हैं ये पॉलिटिक्स जो कास्ट वाले होते हैं, तो हर कास्ट ग्रुप चाहती है कि वो बहुत बड़ा बन जाए, है ना? तो वो दूसरे कास्ट ग्रुप को अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर जो सब कास्ट वाले हैं उनको आप एक्सक्लूड कर लेते हैं या फिर मिला लेते हैं, है ना? तो सब कास्ट वाले जिनको पहले छोड़ दिया गया था उनको भी मिला लेते हैं, तो ये बिगर अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि सहारे जो है, एक जो कास्ट ग्रुप है उसने दूसरी कास्ट ग्रुप को मिला लिया, या फिर दूसरी सब कास्ट ग्रुप को जिसको छोड़ दिया गया था उसको मिला लिया और एक बड़ा अलायंस फॉर्म कर लिया, है ना? तो ये देखो कास्ट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गई। वेरियस कास्ट ग्रुप जो है उनको रिक्वायर होता है, उनको ज़रूरी होता है कि वो कोएलिशन में आए, है ना? तो कई सारे कास्ट ग्रुप हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कोएलिशन बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, ताकि जो है कास्ट और कम्युनिटी का, ताकि जो है डायलॉग और नेगोशिएशन बातचीत करते हैं, ताकि वो अपना पॉलिटिक्स में करियर बना सकें, है ना? सभी लोग साथ में आ जाते हैं। न्यू काइंड्स देखने को मिलते हैं, मतलब अलग तरीके का कास्ट ग्रुप देखने को मिलता है पॉलिटिकल अरेना में, जैसे कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप बना लेते हैं ये लोग, है ना? Thus, caste plays in different kinds of role in politics. Caste ना different तरीके का रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, है ना? कई सिचुएशन में देखें तो जो कास्ट जो है डिफरेंसेस क्रिएट भी कर देती है पॉलिटिक्स में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं कम्युनिटी में, है ना? अम, अब पावर की डिमांड भी करते हैं। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स जो है हेल्प भी करती है दलित एंड ओबीसी को, कि वो जो है बेटर असेस कर सके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो है क्या होता है, कोalition भी बन जाती है लोगों की। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एगिएटिंग एगिशिएट सॉरी मतलब कि कई सारी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिमांड कर रही हैं कि ये जो एंड करो, ये जो भेदभाव को खत्म करो जो कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, और डिग्निटी एंड लोग जो है अच्छे से डिग्निटी के साथ में जिए, एंड उनके पास में जमीन का, लैंड का असेस हो, रिसोर्सेज का असेस हो, अपॉर्चुनिटी हो। ये कब हो पाएगा, जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी स्किल्स मिलेंगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, तब हमारा देश जो है ये सारी चीजें भूल के अपने देश को आगे लेकर के चलेंगे, है ना? और अच्छे से जी पाएँगे, ठीक है? डेवलपमेंट होगा हमारे देश का। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन दिया जाता है कास्ट टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। तो देखा जाता है कि कास्ट की वज़ह से नेगेटिव रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। एज़ इन द कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अगर देखें कास्ट ऑफ रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स जो है बेस्ड होती है कास्ट आइडेंटिटी पे नहीं, सिर्फ़ मतलब कि अगर रिलीजन का केस देखें तो पॉलिटिक्स जो पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पे होती है ना, वो सही नहीं है हमारे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। इसकी वजह से जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? कास्ट पे फोकस करने लगते हैं लोग, रिजर्वेशन पे फोकस कर लेते लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे देश में मेन इशू क्या है, पॉवर्टी है, हमारे यहाँ देश में बहुत गरीबी है। अब गरीबी ऐसा तो नहीं ना कास्ट और अपर कास्ट, लोअर कास्ट में मेल, फीमेल ये सब देख कर के आएगी। गरीबी में बहुत सारे लोग घुसते जाते हैं, है ना? डेवलपमेंट नहीं है हमारे यहाँ, करप्शन होता है बहुत ज़्यादा। करप्शन की वजह से जो गवर्नमेंट पैसा भी इश्यू करती है तो वो गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। जो स्कीम लेकर के आती हैं, तो जो बिचौलिया बैठे रहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग, वो सारे पैसे खा जाते हैं और वो स्कीम जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं ढंग से, है ना? मतलब कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, काम करने के लिए भी ये लोग पैसे लेते हैं। कई बार देखने को मिलता है सम कास्ट जो डिवीज़न की वजह से टेंशन भी हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और वॉयलेंस भी हो जाता है ना? तो ये भी देखने को मिलता है हमारे देश में। अभी यहाँ पर देखो अपार्थाइड, हिडन अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था, हमने साउथ अफ्रीका में आपको पढ़ाया था कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो व्हाइट थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और ब्लैक जो थे उनके लिए हर चीज़ अलग थी, इवन स्कूल, पार्क्स, रेस्टोरेंट, होटल, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म था, है ना? तो व्हाइट जो थे तो सुपीरियर थे। उसी तरीके से हिडन अपार्थाइड है हमारे यहाँ क्या, जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो शेड्यूल कास्ट मतलब कि जो फेस करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर किनका एग्ज़ाम्पल दिया गया है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक इंसान को जो है, वो क्या करते हैं, नाली में, गटर में उतार देते हैं उसको साफ करवाने के लिए। सोचो उसकी जान भी चली जाती है, उसका फैमिली जो होती है उसका क्या होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि ऐसे लोग जिनके साथ में ये गलत हुआ है, उनको जो है, अब देखो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, अब एक इंसान को कुछ नहीं आता है तो वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है ना? तो इतना ज़्यादा है, तो
उसको कंपनसेशन देने के लिए 10-10 लाख का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि जिन भी इंसानों के साथ में ऐसा होता है, आज भी देखने को मिलता है, प्रॉपर किट नहीं दी जाती है ना? सफाई करने की, सफाई कर्मचारी को, और उनके साथ में भेदभाव भी होता है, तो ये भी देखने को, तो ये भी तरीके का हिडन अपार्थाइड है। तो इनकी एक पोएम भी दी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और जिनसे सफाई करवाते हैं ना, उन्हीं को अनटचेबल कह के ट्रीट कर देते हैं लोग। तो यहाँ पर इनकी पोएम में बताया गया है कि क्या वो इस कंट्री में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है? और उनकी गलती हो गई है क्या इस देश में पैदा होके? या तो वो इसको ठीक करें, या तो इस देश को छोड़ दें, या फिर यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दें, है ना? तो ये जो है एक पोएम बताई गई है, तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है ये सब, है ना? तो ये सब करप्शन ही होता है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वरना ये सारी जो नालियाँ वग़ैरह होती हैं, गटर, ये सब तो क्लीन कराए जा सकते हैं, मशीन के थ्रू कर सकते हैं, आजकल तो रोबोट के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना? फिर भी इंसानों की बलि दी जाती है यहाँ पर, मतलब इंसानों के साथ में गलत होता है और उनको फिर उनकी कास्ट के साथ में ये सब अटैच करके उनके साथ में भेदभाव होता है। अब लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है ना? तो लोग अपने लिए बोल भी नहीं पाते, और हमारे यहाँ पुलिस भी ऐसी करप्ट है ना? कि पुलिस भी कुछ मतलब करप्शन करते हैं वो लोग भी, है ना? पब्लिक को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, है ना? वो सिर्फ़ धमकाना जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये सारा सिस्टम बदलेगा जब आगे की जनरेशन अच्छे से एजुकेटेड होगी, करप्शन फ्री होगी, है ना? करप्शन नहीं करेंगे वो लोग। और सभी लोगों को डिग्निफाइड, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? डिग्निटी के साथ में सब लोगों को जब जीने को मौका मिलेगा ना, तभी जो होगा आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान का है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये जो है सच में जो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, है ना? तो अभी ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, काफ़ी बड़ा था ना चैप्टर, 3 पार्ट में, और फिर इतने बड़े-बड़े वीडियोज़। आप स्पीड में भी देख सकते हो, है ना? कंप्लीट कर सकते हो इसको। ओके, तो आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल सॉरी, वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।